मेरा सिंपल सा एक सवाल है कि एक माँ बचपन से अपने बच्चे के अंदर अपने हुनर को देखते हुए, उसके हुनर को देखते हुए ये सोचती है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर कलेक्टर बनेगा, मेरा बेटा समाज में मेरा बहुत नाम रोशन करेगा। लेकिन आज उस माँ को ये बात जाकर कौन बताए कि माँ, बेटे में तेरे कोई कमी नहीं है। तेरा बेटा तो वो कमरा लेकर एक ही कमरे के अंदर खा भी रहा है, पी भी रहा है, उसी के अंदर पढ़ाई भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन कमी इस सरकार में है। कमी सरकार में कैसे है? सरकार में कमी यह है कि 2019 में नोटिफिकेशन निकालते हैं, 20 में प्रोटेस्ट करना पड़ता है, 21 में पेपर होता है, 22 में रिजल्ट आता है और रिजल्ट में भी हजारों कमियां होती हैं। 4 साल तक एक लड़का उसी कमरे के अंदर कभी चावल दाल खा के, कभी भूखे पेट सो के, किसी भी तरीके से ट्यूशन पढ़ाकर, अलग अलग छोटे छोटे काम करके वो वहां पर तैयारी कर रहा होता है, सिर्फ इस आस में कि वो देश की सेवा कर सके, एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर सके। और उसके बदले में उसे क्या मिलता है? तो उसके बदले में उसे लाठी डंडों द्वारा स्वागत किया जाता है कि आओ, अगर तुम रोजगार मांगोगे तो हम तुम्हें बढ़िया वाला रोजगार देंगे। मेरा सवाल उन सभी पुलिस कर्मियों से है कि क्या खुन्नस थी आपकी उस लड़के के साथ जो आपने उसको इस तरीके से मारा? और सिर्फ एक लड़के की बात नहीं है, यहां पर बात पूरे भारत की है। पूरे भारत में ऐसा अत्याचार हो रहा है। मुद्दा क्या है, सबसे पहले ये जानो। तो बात करते हैं मुद्दे की। तो मुद्दे में आपने देखा है अभी जो सारा का सारा प्रोटेस्ट चल रहा है वो 2 पॉइंट पर चल रहा है। पॉइंट नंबर 1 है आरआरबी के एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट और दूसरा है ग्रुप डी का नोटिफिकेशन। पिछले कुछ सालों से अगर हम बात करें तो एसएससी में खिलवाड़ हो ही रहा था, अब साथ साथ एनटीपीसी में भी खिलवाड़ होना शुरू हो गया है। रेलवे ने भी अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। कैसे किए हैं, क्या किए हैं, वो समझिए। आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म बच्चों ने भरा, कब भरा? तो बात करते हैं 2019 में इनकी नोटिफिकेशन आई। नोटिफिकेशन आया, सभी से पैसे लिए गए, 450 रुपए, फॉर्म भरवाया गया। अलग अलग पोस्ट थे, सभी में बच्चों ने फॉर्म भरा। 2020 में प्रोटेस्ट करना पड़ा कि भैया पेपर कराओ, चुनाव अपना बाद में देख लेना, पहले हमारा पेपर जरूरी है, चुनाव तो होते रहते हैं। पूरे भारत में एक साथ हर राज्य में लोकसभा की चुनाव हो जाती है, लेकिन यहां पर बच्चों से पैसे लेकर और 1 साल तक कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई पेपर का डेट नहीं, प्रोटेस्ट करने के बाद आता है भाई साहब 2021 में एग्जाम। 19 के नोटिफिकेशन का 21 में एग्जाम आता है। अब 21 में एग्जाम होते हैं, पूरे भारत में होते हैं, अलग अलग शिफ्ट में, अलग अलग पारियों में होते हैं। पेपर सही रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसमें भी बहुत जगह खबर आया था कि कहीं पर पेपर लीक हो गया है, कहीं पर कुछ हो रहा है। ठीक। अब 21 के बाद आता है 2022 में सीबीटी 1 का रिजल्ट, और ये सीबीटी 1 का रिजल्ट किसी परमाणु के हमले से कम नहीं था एक विद्यार्थी के जीवन में। जब रिजल्ट आता है तो जो बच्चा पिछले 2 महीने से तैयारी कर रहा होता है कि भाई अब सीबीटी 2 की तैयारी पूरी तरीके से करनी है, 3 साल से ना लेफ्ट देखा ना राइट देखा, बस भूखे पेट सोए, कभी बहुत रातें ऐसी चली गई कि पढ़ते चले गए, बस इसी वजह से कि भैया सीबीटी 2 का हम पेपर देंगे। और जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है उनका रिजल्ट में नाम ही नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है एक वही कैंडिडेट जो ग्रेजुएशन के लेवल पर है, उसके 4-4, 5-5 पोस्ट में उसका रिजल्ट आ चुका है, और एनटीपीसी ने वादा किया था कि भैया हम 20 गुना रिजल्ट देंगे, लेकिन असल में 11 गुना रिजल्ट देते हैं, लगभग 55% के बराबर। अब आप मुझे ये बात बताओ, 50% कह सकते हैं। आप मुझे एक बात बताओ यहां पर कि ये कहां तक उचित है? आप पूरे समय तैयारी करते हैं, 3 साल से 2019 से आप लगे पड़े हैं, सभी टीचर्स यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, 19 से एक एक प्रैक्टिस सेट आप हल कर रहे हैं, 19 से आप अपने घर वालों को ये आस दे रहे हैं बस पेपर हो गया है। ठीक। इस महामारी में भी लोग जिंदगी से और मौत से जूझ रहे हैं, लेकिन आप अपने बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, और आप बस एक बात की आस में है कि बस रिजल्ट आएगा, उसके बाद अगले की तैयारी करेंगे, फिर एक घर में सरकारी नौकरी होगी, देश की भी सेवा करेंगे, और तब जाकर पूर्ण तरीके से हम सफल कहलाएंगे। लेकिन होता क्या है? 3 साल के बाद उस लड़के का सपना टूटता है, और सपना टूटता है तो क्या उसके अंदर क्रोध नहीं होगा? क्या सोचते हो आप कि आपने उसको रिजल्ट उसके हाथ में थमा दिया जहां पर आपने उसके साथ नाइंसाफी की, और चुपचाप वो आपकी बात को बैठ के सुनता रहे? क्या ऐसा संभव है? नहीं संभव है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर तो ग्रुप डी के नोटिफिकेशन की। अब एक बात मुझे बताओ यहां पर कि एक जो गेटमैन की नौकरी है, जो ट्रैकमैन की नौकरी है, उसके लिए आपको 2 अलग अलग पेपर लेने की क्या जरूरत है? यही मोदी गवर्नमेंट थी जब 2016 में समय में पावर में आए थे, इन्होंने ही ग्रुप जो एसएससी का है वो इंटरव्यू पोस्ट हटाकर उसको डिस्क्रिप्टिव में कन्वर्ट किया। ठीक है। क्यों किया सर आपने कन्वर्ट? आप ही ने तो कहा था ना कि ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट के लिए इंटरव्यू की जरूरत नहीं है, तो फिर ग्रुप डी के पोस्ट के लिए कैसे सीबीटी 2 आप लेकर आ सकते हैं? आप मुझे ये बताइए। एक ट्रैकमैन के जॉब के लिए क्या उसको मेंस का पेपर देना जरूरी है? मेरा तो मानना है कि आप किसी फिजिकल स्टैंडर्ड पे आप उसका पेपर ले लो। इतने बच्चे पूरे भारत में आर्मी की तैयारी करते हैं, पूरे भारतवर्ष में वो अपने आप को सुबह उठकर पूरी की पूरी मेहनत करेंगे, देश की सेवा के लिए न्यौछावर करेंगे, और आप बैठकर यहां पेपर पे पेपर लिए जा रहे हो। कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, सेंटर पर
पेपर जाने पे लोगों की हालत खराब है, ट्रेनें रद्द है यहां पर, और आप यहां पर एक पेपर चलो छोड़ो हम दूसरा पेपर भी तुमसे लेंगे। क्यों किया आपने ऐसा? इसलिए किया ना ताकि आप इसको और 4 साल लंबा लेकर जा सको। जो 4 साल में अलग अलग वैकेंसीज आनी थी आप उसको दबा के बैठ जाओ। ये कब तक चलेगा? ठीक है, एक बच्चा, एक युवक कब तक परेशान रहेगा, पूछता है भारत। आप मुझे बताओ कब तक परेशान रहेगा? भाई है कोई सोशल मीडिया, उठा दो तुम इस बात पे। सभी कवरेज करते हो, रैली करते हो, सपा ये किया, बीएसपी ये किया, बीजेपी ने ये किया, पूरा का पूरा जो फोकस है वो चुनावी मुद्दे पर है। स्टूडेंट की बात कौन करेगा ये बताओ। दूसरी बात करते हैं यहां पर नोटिफिकेशन के अलावा कि इतनी सारी बातें हो गई, बच्चों को प्रोटेस्ट करना पड़ा। राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पर बच्चों ने प्रोटेस्ट किया। वहां पर बीती रात में हाल फिलहाल बहुत बुरे तरीके से बच्चों के ऊपर आंसू गैस छोड़े गए। उसके अलावा जो है लाठीचार्ज भी हुआ उन सभी के ऊपर, और इतने बुरे तरीके से मारा गया, जैसे मैंने कहा ना पुलिस वालों से कि जन्मों की दुश्मनी है। आप यहां पर एक छोटे से क्लिप के माध्यम से देखें, ये ऐसे मार रहे हैं जैसे भाई साहब इसने किसी का जो है मर्डर किया हो या बहुत बड़ा ये टेररिस्ट हो। सर आप सभी पुलिस वालों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, ये बच्चा हो सकता है आपका भी हो सकता है आपके रिलेटिव का भी हो। अगर आप आज नौकरी में नहीं होते ना तो इस जगह पर आपका बेटा होता, क्या आप अपने बेटे को इस तरीके से मारते? ये बताओ पहले। वो आपसे लड़ाई नहीं कर रहा, उसका युद्ध आपसे नहीं है, उसका सवाल इस सरकार से है। आपका कोई राइट नहीं बनता कि आप उसके मां को, उसके बहन को गाली दो बैठकर वहां पे। उसका लड़ाई इस सरकार से है। जब जब यहां पर नाइंसाफी होगा तब तब बच्चे आवाज उठाएंगे, इस सरकार से पूछेंगे। अगर मानो मैं अपने घर में हूं, मुझे किसी भी चीज की कमी है, मैं किससे पूछूंगा? अपने मां से, अपने पिता से। पड़ोसी से तो जाके नहीं पूछूंगा ना। कोई मेरी डिमांड है तो मैं पापा से तो नहीं, पड़ोसी से जाके नहीं बोलूंगा मुझे बाइक दिला दो। भाई साहब सरकार से सवाल है। क्यों सरकार से सवाल है? वैकेंसी कौन निकालता है? सरकार ही तो निकालती है ना। तो अगर कोई बात नापसंद है, अगर कोई बात गलत हुई है तो प्रोटेस्ट तो होगा ना। प्रोटेस्ट डिजिटल होगा। हम 2 दिन से 3 दिन से ट्विटर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हमारी बात। अब हम सड़क पर आ रहे हैं तो आप लाठी बरसा रहे हैं। मजबूर मत करिए सर पूरे देश के युवा को, ठीक है। बेरोजगार हैं बट इतने भी नहीं, ठीक है। एक तो भूखमरी से मर रहे हैं, एक तो बेरोजगारी से मर रहे हैं, ऊपर आपका लाठी जो है और मार रहा है इंसान को। ऐसा ना करे, ये आपसे हमारी हाथ जोड़कर विनती है, ठीक है। अब करना क्या है ये बात सुन लो। सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है सभी के सभी यूनाइट हो। जितने भी लोग हैं, किनको किनको यूनाइट होना है उन सभी से मेरी एक अपील है। सबसे पहले तो सभी गुरुजनों से, जितने गुरुजन जिन्होंने 2 महीने 3 महीने 4-4 महीने तक एनटीपीसी के लिए बच्चों को प्रिपेयर किया, बहुत जी जान लगाकर उन्हें पढ़ाया, इस वजह से ताकि जो एक बेरोजगार युवा है कम से कम उसका एक रोजगार लग सके, उसके घर में थोड़ी सी खुशियां आ सकें, ठीक है। दूसरी बात, सभी एग्जाम्स के एस्पिरेंट से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या सोचते हैं? बच्चे ये सोचते हैं कि अरे यार हमें क्या जरूरत है, हमें क्या जरूरत है, एनटीपीसी का मामला, हम एसएससी वाले स्टूडेंट है, हमें क्या जरूरत है। भाई साहब यही हाल था, बैंकिंग का पेपर हर समय टाइम पर होता चला गया, और आज वक्त ऐसा है कि एक वक्त में 11,000 वैकेंसी आती थी, आज 1100 वैकेंसी भी नहीं आती है, और आज उनके लिए कोई खड़ा नहीं है। अगर आप किसी के साथ खड़े नहीं रहोगे, आपके मुद्दे में कोई खड़ा नहीं रहेगा। जब एसएससी का पेपर करवाना था सभी एस्पिरेंट्स साथ आए थे, आज रेलवे के पेपर की बारी है। आप ये मत सोचो कि आपने एनटीपीसी का एग्जाम दिया है, नहीं दिया है, आप क्वालिफाइड हैं, आप क्वालिफाइड नहीं है, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। बात यहां पर प्रोटेस्ट की है, सबके बेनिफिट की, आप सभी को साथ आना पड़ेगा, तभी जाकर हम अपनी बात सरकार तक पहुंचा पाएंगे। तीसरा, ये मीडिया, ये भाई साहब मीडिया का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। इनको चुनाव से अगर थोड़ा सा अगर समय मिल जाए तो हमारे मुद्दे पर भी ये बात कर ले, और ये भी बहुत जरूरी है। एक बच्चे की पीड़ा को ये समझे कि ये बच्चा चाहता क्या है। ये कोई आपसे ये नहीं बोल रहा कि नहीं मोदी जी आपने तो वादा किया था काला धन लेकर आएंगे, और आप काला धन लेकर नहीं आए, लो हम सड़क पे बैठ गए। बात काले धन की नहीं है, बात यहां पर आपके उन मैनिफेस्टो की नहीं है जो आपने कहा था, बात यहां पर अपने हक की है, जिसके लिए वो 3 साल से अपने आप को मार कर पढ़ रहा है, अपने आप को कष्ट दे देकर पढ़ रहा है, अपनी बेरोजगारी से जूझ रहा है, अपनी समस्या से परेशान है, और वो बस आपका हक मांग रहा है कि जो हमारे साथ गलती हुई है बस आप उसको थोड़ा सुधारो। और इन मीडिया वालों से भाई साहब यही रिक्वेस्ट है कि आप 4th पिलर हो डेमोक्रेसी के, कम से कम थोड़ा तो उन बच्चों का कवरेज दिखाओ, थोड़ा तो उनकी पीड़ा को बताओ यहां पर। और साथ में एक गवर्नमेंट, भाई साहब देखो बात ऐसी है, ठीक है, सत्ता का नशा है ना, बहुत अपने आप में महान होता है, लेकिन वो गिराने में किसी को समय नहीं लगता। आप ये मत भूलिए कि आप जो है लोगों से ही बने हैं, आप हमारे वोट से ही बने हैं। हम वोट देते हैं तो आप चयनित होकर जाते हैं, लेकिन जब आप जाते हैं तो आप ही महान हैं, ऐसा कभी हो नहीं सकता।
अगला पावर भी हमारे हाथ में, अगली बार वोटिंग भी हमारे हाथ में। इस बात को ध्यान रखिए। आप जो है बच्चों के लिए थोड़ा सा इनके कष्ट को समझे। लाठियां बरसाने की जगह अगर आप ये समझ ले कि हाँ यार वैकेंसी हम टाइम पे करवा लेते हैं, पेपर हम टाइम पे करवा लेते हैं, तो क्यों कोई युवा रोड पर जाएगा? मुझे ये बताओ पहले। क्या जरूरत है हमें आपके खिलाफ बोलने की? क्या जरूरत है सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की? कोई जरूरत नहीं है सर। आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स रहा है, जीडीपी से बहुत अच्छे, आपने एक एक पॉइंट पर बहुत अच्छा है। लेकिन आप इस बात को समझो कि अनएम्प्लॉयमेंट जिस तरीके से भाग रहा है, जिस तरीके से युवाओं के अंदर क्रोश हो रहा है बेरोजगार को लेकर, ये सही नहीं है। ना ये सही आपके लिए है, ना ये सही हमारे लिए, और ना ये सही हमारे देश के लिए है। क्योंकि अगर यही हाल रहा ना तो फिर से अगली बार कोई गूगल का सीईओ बनेगा, फिर से कोई फेसबुक का सीईओ बनेगा, होगा तो वो भारत का, लेकिन वो भारत में नहीं होगा, किसी और देश में होगा। क्योंकि आप उसको उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे जो उसको चाहिए, वो रिसोर्स आप नहीं दे रहे जो उसको चाहिए, वो बढ़ावा आप नहीं दे रहे जो उसको चाहिए। फिर से एक ऐसा इंडियन आएगा जो पूरे वर्ल्ड पे राज करेगा, लेकिन वो आपके भारत से नहीं होगा, वो किसी और कंट्री में करेगा। बात यहां पर आज की नहीं है, बात यहां पर आने वाले कुछ सालों की है। ऐसा ना करे, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे। ये बार बार मेरी आप सभी से विनती है, सभी बच्चों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जहां तक आप शेयर कर सकते हो वहां तक शेयर करो, हर व्यक्ति तक शेयर करो, हर स्टूडेंट तक शेयर करो, हर ग्रुप में शेयर करो, हर टीचर को भेजो। उस टीचर को यह पता चलना चाहिए कि भाई आज आपका चैनल है, आज आप पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इन बच्चों की वजह से पढ़ा रहे हैं, और अगर ये बच्चे नहीं तो आप भी नहीं है। तो हम सभी को मिलकर आकर इसके लिए यूनाइट होना पड़ेगा, एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, जैसे भी हो पाए।